गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गुण निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। गुण निरपेक्षता क्या है, गुण निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या महत्व है, इसको शॉर्ट में हम नाम से भी जानते हैं, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये आंदोलन गुण निरपेक्ष आंदोलन या गुण निरपेक्ष अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एक महत्वपूर्ण घटना है। पिछली क्लास में हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित किया। उसी प्रकार गुण निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा भी उसी पैरेलल में उदित हुई, या गुण निरपेक्ष अवधारणा का जन्म भी उसी पैरेलल टाइम में हुआ। या फिर हम यह कह सकते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति में ही, या शीत युद्ध जब दोनों महाशक्तियों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुआ, तो उसी समय एक नई अवधारणा का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जन्म हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। वह अवधारणा है गुण निरपेक्ष अवधारणा। गुण निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार या साधन बना, जिसने कि इन देशों को एक नया मंच प्रदान किया। इन देशों के आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए, या इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाने के लिए गुण निरपेक्ष आंदोलन ने नई अवधारणाओं को, नई विचारधाराओं को जन्म दिया, ताकि ये एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है वो अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी स्वतंत्र नीति को अपना सकें। तो हम अपने इस चैप्टर में बच्चों गुण निरपेक्ष आंदोलन या गुण निरपेक्षता की अवधारणा क्या है, उसका जन्म कैसे हुआ, उसकी क्या कारण है, उसका क्या महत्व है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुण निरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या गुण निरपेक्ष आंदोलन आज अपना महत्व बनाए हुए हैं, क्या वो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, या उसका महत्व या प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। तो उस पर हम पढ़ेंगे बच्चों आज, और आगे आने वाले क्लासेस में भी हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध के बाद गुण निरपेक्ष आंदोलन का जो उदय हुआ शीत युद्ध की राजनीति में, तो शीत युद्ध की जो राजनीति है उस दौरान विश्व दो महाशक्तियों में, दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ अमेरिका का गुट था जो कि पूंजीवादी देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और दूसरा पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरा सोवियत संघ जो कि साम्यवादी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों में एक होड़ लग गई कि एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र है, जो उस समय स्वतंत्र हुए उपनिवेशवाद से, तो उन राष्ट्रों को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ मच गई। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो भारत, श्रीलंका और युगोस्लाविया ने एक ऐसी विचारधारा को रखा इन देशों के सामने, ताकि ये राष्ट्र दोनों शक्ति गुटों से, दोनों गुटों की राजनीति से बचते हुए अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करें। तो इस प्रकार गुण निरपेक्ष आंदोलन जो है एक प्रकार से स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक ऐसा मंच था जहाँ वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर सके। तो स्वतंत्र विदेश नीति गुण निरपेक्षता की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। गुण निरपेक्षता मतलब दोनों शीत युद्ध के दोनों शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। इसको ये तटस्थता की नीति नहीं है, क्योंकि जहाँ पंडित नेहरू ने साफ कहा था कि जहाँ न्याय के लिए खतरा उत्पन्न हो, जहाँ स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो, जहाँ स्वतंत्रता को धमकी दी जाती हो, वहाँ न हम तटस्थ रह सकते हैं न रहेंगे। तो गुण निरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है, गुण निरपेक्षता निष्क्रियता की नीति नहीं है, बल्कि एक गतिशील नीति है जो कि हमें न्याय के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भाग लेने के लिए कहती है। तो गुण निरपेक्षता का मतलब चूंकि इस अवधारणा का उदय उस समय शक्ति गुटों की राजनीति को देखते हुए हुआ था, क्योंकि उस समय दोनों महाशक्तियों में जो एक होड़ लगी थी कि एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल कर लिया जाए, ताकि अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों का वह विस्तार कर सके। लेकिन उस समय पंडित नेहरू की ये जो अवधारणा थी
कि गुटों से अलग रहने की, गुटों से पृथक रहने की नीति। उसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया, निरपेक्ष आंदोलन को, जिसने कि इन नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीका के देशों को महाशक्तियों की राजनीति से दूर रखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि अगर ये छोटे राष्ट्र उन शक्ति गुटों से बन जाते तो हो सकता है यहाँ ये राष्ट्र फिर से गुलाम हो जाते या इनकी स्वतंत्रता को फिर से खतरा उत्पन्न हो जाता। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन ने इन राष्ट्रों को एक स्वतंत्र नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार गुटों से अलग रहने की नीति जो थी उस समय एक नया जागरण था इन एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए। तो इस प्रकार जैसे जैसे देश स्वतंत्र होते गए ये देश, तो इसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के जो मार्शल टीटो है, इन लोगों ने, इन तीनों नेताओं की, इसमें 3 देशों की, भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, इन तीनों नेताओं की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये तीनों नेता इसके सूत्रधार थे जिन्होंने कि विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की और तीसरी दुनिया के देशों को मजबूत बनाया। तो इस प्रकार इन देशों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए एक गुटनिरपेक्ष अवधारणा का या गुटनिरपेक्ष नीति का जन्म हुआ। तो उस समय शीत युद्ध की तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसने विश्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उस समय जो तीनों संस्थापक देश माने जाते हैं, भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, इन तीनों देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को एक नई नीति, एक नई अवधारणा प्रदान की जिसको गुटनिरपेक्षता कहा गया। हालांकि इसका जब शीत युद्ध की राजनीति से बचने के लिए या शक्ति गुटों की राजनीति के संदर्भ में हुआ था। तो इस प्रकार हम देखें, लेकिन गुटनिरपेक्षता अपना अस्तित्व, अपनी अलग पहचान रखती है जिसको हम पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम पढ़ेंगे। तो गुटनिरपेक्षता की नीति विश्व राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से महत्वपूर्ण रूप से चल रही है। और आज हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग 2/3 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हमें अच्छी प्रकार से समझने के लिए गुटनिरपेक्षता का अर्थ समझना हमें जरूरी है कि गुटनिरपेक्ष देशों में गुटनिरपेक्षता के लिए कई बार कुछ भ्रांतियां भी हैं कि इसका अर्थ है गुटों से अलग रहने की नीति है या फिर अगर किसी विशेष गुट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता का जो स्तर है वह थोड़ा सा अलग है। गुटनिरपेक्षता जो है वह एक प्रकार के कुछ लोग उसको तटस्थता की नीति कहते हैं, कुछ इसको असंलग्नता की नीति कहते हैं, कुछ इसको अलगाववाद की या पृथक्करण की नीति भी कहते हैं। लेकिन ऐसा गुटनिरपेक्षता की अर्थ को यह शब्द स्पष्ट नहीं करते हैं। तो हम गुटनिरपेक्षता को अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि गुटनिरपेक्षता जो है एक ऐसी नीति है जो मित्रता सिखाती है, जो स्वतंत्रता का पाठ सिखाती है, जो कि सक्रिय नीति है, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पाठ सिखाती है, जो यह कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से में सक्रिय सहयोग, सक्रिय भाग लेने की जो नीति है। तो इस प्रकार शीत युद्ध से अलगाव या पृथकता गुटनिरपेक्षता के जन्म का आधार ज़रूर है, लेकिन इस रूप में हम यह नहीं कह सकते क्योंकि आज शीत युद्ध तो समाप्त हो चुका है। उस समय 2 महाशक्तियों का अस्तित्व था। उसके जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो एक महाशक्ति, एक विश्व में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रही। तो उस समय भी यह सवाल उठा था कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी। तो चाहे शीत युद्ध की राजनीति है या नहीं है, विश्व चाहे एक ध्रुवीय है या बहुध्रुवीय, विश्व में चाहे एक शक्ति है या शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं, तो उसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को उस रूप में समझना पड़ेगा कि किस प्रकार जो गुटनिरपेक्षता है वो अपना अर्थ और महत्व रखती है। तो इस प्रकार उस समय हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको स्वतंत्र राष्ट्रों की एक स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में इसको समझा जा सकता है, जिसमें यह कहा गया था कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें थी कि जो सदस्य राष्ट्र वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो,
जो इसका सदस्य राष्ट्र उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध करता हो। सदस्य राष्ट्र किसी भी सैनिक गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य राष्ट्र का किसी भी बड़ी महाशक्ति, क्योंकि उस समय दो महाशक्तियों की राजनीति के संदर्भ में इसका जन्म हुआ था, तो सदस्य राष्ट्र किसी भी महाशक्ति के साथ किसी भी द्विपक्षीय समझौते के साथ नहीं बंधा हुआ होना चाहिए। और सदस्य राष्ट्र ने किसी भी बड़ी महाशक्ति को अपने यहाँ पर किसी भी सैनिक अड्डे को बनाने की इजाज़त न दियो। तो ये उस समय गुणनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य राष्ट्र बनने की जो शर्तें थी। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन के लिए ज़रूरी था कि स्वतंत्र विदेश नीति पर राष्ट्र चलता हो और वो सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता हो, युद्ध के शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांतों का पालन करता हो। तो इस प्रकार हम देखें कि उस समय जब 1961 में बेलग्रेड में गुणनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तब उस समय इसके 25 सदस्य राष्ट्र थे और आज अगर हम देखें तो इसके 120 सदस्य राष्ट्र गुणनिरपेक्ष आंदोलन के हैं, जो कि इसकी सफलता का प्रमाण है। तो इस प्रकार हम देखें कि गुणनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो एक ऐसी अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने कि विश्व में एक प्रकार से एक नई वातावरण को, एक नई परिस्थितियों को जन्म दिया कि किस प्रकार जो राष्ट्र है वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चले और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे। तो गुणनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म के पीछे कई कारण थे, जिसमें हमने पढ़ा शीत युद्ध की राजनीति, शक्ति गुटों की राजनीति, मनोवैज्ञानिक एक व्यवस्था थी राष्ट्रों पर, एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों पर कि वो अपनी स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखे। सैनिक गुटों से उस समय जब सैनिक गुटों बन रहे थे वारसा और नेटो वगैरह, तो उनसे अलग रहने की एक नीति के रूप में इसको अपनाया गया और अपने अपने देशों की वैचारिक और स्वतंत्र नीति को बनाए रखने के लिए भी, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भी गुणनिरपेक्षता को अपनाया गया। और विभिन्न आर्थिक तत्व भी ऐसे थे कि एशिया अफ्रीका के देश जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर राष्ट्र थे उस समय, इसलिए उनके लिए उनका आर्थिक विकास ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने एक स्वतंत्र नीति का पालन किया, गुटों से अलग रहने की नीति का पालन किया, जिससे कि ये राष्ट्र जो है वह अपने उस पर चल सके, अपनी स्वतंत्र नीति पर चल सके। तो इस प्रकार गुणनिरपेक्ष आंदोलन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। धन्यवाद।